चलिए भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस एज लार्ज। तो एक कोई न्यूक्लियस है उसको R2 मान लेते हैं, एक को R1। तो इनकी रेडियस का रिलेशन दे रखा है 2। तो एटॉमिक मास और जो न्यूक्लियस की रेडियस है उनमें रिलेशन होता है R प्रोपोर्शनल टू A पावर 1/3। तो R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 पावर 1/3। तो 2 A2 ओवर A1 पावर 1/3। तो यहाँ से A2 ओवर A1 को हम लिख सकते हैं 8। ठीक है। अब A2 A1 का एटॉमिक मास यानी कि ये जो है 9, तो ये हो गया 8। तो A2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 72। करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ गया 72। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सिंगल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फ्रॉम अ मीडियम और हैवी न्यूक्लियस। एक हैवी न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो उसके लिए कम से कम 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसी भी न्यूक्लियस का कितना होता है? 0 होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन ग्राफ है, ये ग्राफ स्टेबिलिटी के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? स्टेबिलिटी के लिए। तो लाइटर न्यूक्लियाइज जो होता है, लाइटर न्यूक्लियाइज नॉर्मली N/Z की जो लाइन है उस लाइन के पास होता है। NZ कर्व एक्सीड फॉर हैवियर न्यूक्लियाई। अच्छा, अब जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं, हैवियर न्यूक्लियाई हैवियर न्यूक्लियाई जो है उनमें क्या होना चाहिए? उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए किसके कंपैरिजन में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के केस में। क्योंकि अगर प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होंगे तो उनमें जो इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएंगे, यानी कि वो टूट जाएंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनमें ज़्यादा होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन्स नंबर उनमें ज़्यादा होना चाहिए। तो NZ कर्व एक्सीड 1, एक से ज़्यादा होता है। तो NZ कर्व, अगर इस कर्व के ऊपर जाओगे तो N/Z की वैल्यू एक से ज़्यादा होगी, और इस कर्व के नीचे आओगे तो इसकी वैल्यू एक से कम होगी। तो हमें न्यूट्रॉन नंबर बढ़ाने हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि एक्सीड। तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। लाइटर जो न्यूक्लियाई है वो इस ग्राफ के पास रहेंगे, यानी कि N/Z का जो रेशियो है वो कितना हो? 1। वो इस लाइन के ऊपर है, तो वो भी सही है। मोर स्टेबल आइसोटोप्स आर देयर अराउंड। मोर स्टेबल आइसोटोप्स कहाँ किसके पास रहेंगे? Z56 यानी कि फेरस के आसपास। और ये सारे स्टेटमेंट सही है। एक चीज और ध्यान रखना कि इसके ऊपर जो होगा वो होगा बीटा माइनस एमिशन, और इसके नीचे आपको मिलेगा बीटा प्लस। बीटा माइनस एमिशन में आप हमेशा जानते हैं कि न्यूट्रॉन नंबर कम होके न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है। तो इसके ऑप्शन जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डेविएशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यूक्लियस फ्रॉम स्पेरिकल सिमेट्री। न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेरिकल सिमेट्री से डेविएशन बताने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट जिसको हम Q से शो करते हैं। Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0, Q की वैल्यू लेस देन 0 और Q की वैल्यू 0। अगर Q की वैल्यू 0 है तो इसको हम बोलते हैं स्पेरिकल सिमेट्रिक। Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम बोलते हैं प्रोलेट, और Q की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम इसको बोलते हैं ओवलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाइज इज बोसोन। इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई जो है वो बोसोन है? बोसोन कौन सा होगा? हीलियम होगा। बोसोन वो होते हैं जिनका स्पिन नंबर 0 हो, और कौन सा हो? या फिर NH कट, है ना? NH कट हो। और हीलियम हो गया, फोटोन हो गया, फोनोन हो गया, ये सारे क्या होते हैं? बोसोन्स होते हैं। तो यहाँ क्या एग्जाम्पल आ जाएगा इसका? बोसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाइज इज फर्मियोन। इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई फर्मियोन है? तो फर्मियोन कौन सा होगा? ये तो हो गया ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन भी, और ये ऑक्सीजन हो गया, तो फर्मियोन कौन सा होगा? ये होगा He3। क्या हो जाएगा? फर्मियोन। एक कम हो गया ना। अच्छा, रेशो ऑफ बोहर मैग्नेटॉन, ये इसका आंसर ही है। रेशो ऑफ बोहर मैग्नेटॉन, देखो बोहर मैग्नेटॉन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मास आता है इलेक्ट्रॉन का, और जब हम न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की बात करते हैं तो उसमें मास आता है प्रोटॉन का। इनका रेशो निकाल लो, म्यू बी अपॉन म्यू पी। तो ये बन जाता है MP अपॉन MP। और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम ज़्यादा होता है। तो नियर अबाउट अबाउट आंसर लगा दो, इसका कितना आ जाएगा? 2036 तो है नहीं ऑप्शन में, तो नियर अबाउट आंसर कितना आ जाएगा? 2000। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सेम क्वेश्चन है, डेविएशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम क्वेश्चन डी।
Which one of the following is true regarding to nature of nuclear force? Nuclear force चार्ज डिपेंडेंट होते हैं, गलत है, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स स्पिन इंडिपेंडेंट होते हैं, गलत है, न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। चार्ज डिपेंडेंट बट स्पिन इंडिपेंडेंट, गलत, चार्ज इंडिपेंडेंट बट स्पिन डिपेंडेंट। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Which one of the following is incorrect regarding the nature of nuclear force? चार्ज इंडिपेंडेंट बिल्कुल सही है, स्पिन डिपेंडेंट बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट हमें बताना है। चार्ज डिपेंडेंट बट स्पिन इंडिपेंडेंट ये गलत है, सी स्टेटमेंट। शॉर्ट रेंज ये सही है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है फेरस में। फेरस 56 में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम वैल्यू देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज मोस्ट स्टेबल? इनमें से कौन सा न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल है? मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? BA138। इस पर एक बार चेक करना है, ये एक बार हालांकि लगा लो आंसर पर चेक कर लेना है इसको, मेरे को डाउट है इसमें, चेक कर लेना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियाई, देखो जो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास 20 से कम है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 8, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। जिनका एटॉमिक मास 180 से ज़्यादा है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। 20 to 180 तक जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसकी एवरेज वैल्यू रहती है 8.5 के आसपास। कितनी रहती है? 8.5। यहाँ पर दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, लेस देन 8, लेस देन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोन? आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब जिसमें न्यूट्रॉन बराबर हो। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, 13 माइनस 11 कितना हो गया? 12। तो हमें इनमें से ऐसा चाहिए जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 कहाँ पे दिख रहे हैं? यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि इसको आप लिखोगे 12 mg 24, तो 24 माइनस 12 करोगे 12 बचेगा, तो 12 आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोबार? आइसोबार मतलब जिनके एटॉमिक मास सेम हो। K40, 40 किस में दिख रहा है? यहाँ पर इसमें ही दिख रहा है, तो ये आंसर आ गया। आइसोबार का मतलब होता है एटॉमिक मास सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द न्यूक्लियस विच इज एन आइसोटॉप ऑफ Cl17। Cl17 यानी क्लोरीन का आइसोटॉप। आइसोटॉप का मतलब Z की वैल्यू 17 हो। तो ये गलत, ये गलत। Z की वैल्यू 17 केवल कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। और आइसोबार किसका हो? आइसोबार मतलब एटॉमिक मास कितना हो? 39 हो। तो वैसे इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, वैसे ऑप्शन से हो गया। द न्यूक्लियस विच इज एन आइसोटॉप, आइसोटॉप मतलब जिसका एटॉमिक जो नंबर है वो 17 हो। 17 सभी में यहाँ पर। और आइसोटोन ऑफ, आइसोटोन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 38 माइनस 18, तो 20 जिसके क्या हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, तो 20 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। तो 20 प्लस 17 कर दो, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियॉन्स के बराबर होंगे। एटॉमिक मास कितना आना चाहिए? 37। तो ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द 92U238, 92U238 सक्सेसिवली अंडरगोज 8 अल्फा डिकेज। 8 अल्फा डिकेज का मतलब है कि 2He4 8, तो 8 इंटू 2 16, जेड को 16 कम कर दो। तो 92 में से कितने कम कर दिए मैंने? 16 कम कर दिए, तो ये हो गया 6 और यहाँ बचा 1, तो ये बन गया 76। ठीक है। और मास जो है वो कितना कम कर दिया? वो कर दिया 8 इंटू 4 32। तो 238 में से मास कितना कम कर दिया? 32, तो ये बच गया 206, 206 बच गया। और बीटा में तो मास में चेंज होगा ही नहीं, तो आपको ऐसा चाहिए जिसमें 206 आ रहे हो, तो उसमें यही आ रहा है, अभी इसको कर लेते हैं। तो बीटा माइनस डीके है, तो 6 बीटा माइनस डीके का मतलब है कि प्रोटॉन नंबर 6 से बढ़ जाए, प्लस 6 कर दो, तो ये हो गया 82। तो जो 82 तो है वो आएगा जेड, और एटॉमिक मास हो जाना चाहिए 206। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? वो केवल डी में आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द यूरेनियम डिके सीरीज स्टार्ट्स विद यूरेनियम डिके 92 U235
स्टार्ट होती है, एंड कहाँ पर होती है 82 PB207। हाउ मेनी अल्फा, तो अल्फा डीके कराना है, तो 235 में से 207 माइनस करो पहले, 15 में से 7 कम करो, कितने हुए 8, और ये हो गया 2, 2 बचेगा 28। तो 28 कब हो सकते हैं 7 इंटू 4, यानी कि अल्फा डीके कितने हैं 7 है, अल्फा डीके 7 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो अल्फा जो डीके है वो 7 है, तो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 हो गया। तो अब माइनस कर दो इसमें से 14, तो 12 में से 4 गए 8, और 8 यहाँ बचा, 8 में से 1 गया 7, ये कितने हो गए 7 हो गए। अब बीटा डीके करना है, बीटा डीके, इसको 878 को कितना बनाना है, मैंने सही माइनस किया है, 12 4 8 7, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 82, तो इसमें 4 बीटा डीके करने पड़ेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये है बी आंसर करेक्ट आएगा, 7 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाफ लाइफ ऑफ 86 R8227 आइसोटोप इज 42 मिनट, द डिके कांस्टेंट, तो डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ में रिलेशन होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ, हाफ कितना है 42 मिनट्स, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.0165, यानी कि ए ऑप्शन 0.0165, ए ऑप्शन बन जाएगा। आइसोटॉप की जो हाफ लाइफ है वो दे रखी है, मीन लाइफ हमें पूछिए, तो मीन लाइफ होती है 1 अपॉन लैम्बडा के इक्वल, लैम्बडा आपको निकालना पड़ेगा, लैम्बडा किसके बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो 0.693 अपॉन टी हाफ, हाफ लाइफ कितनी है 42 मिनट्स, तो लैम्बडा डीके कांस्टेंट हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा 0.693 और अपॉन 42, तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 0.693, सॉल्व किया तो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पर 42 अपॉन 0.693 में कर देता हूँ एक बार, 0.693, यह आएगा 60.6, 60.6 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। रेडियोएक्टिव सैंपल इज लेफ्ट टू डिके 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट आफ्टर टाइम 48 मिनट, हाफ लाइफ बतानी है, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला n/n0 1/2 टी अपॉन टी हाफ, ये n भी लिख सकते हो आप, टी अपॉन टी हाफ का जो रेशियो होता है उसको n कहते हैं, स्मॉल n। अब n अपॉन n नॉट दिया है हमें 1/60, मतलब नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई लेफ्ट, लेफ्ट है ना n अपॉन n नॉट, तो n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू हो गया 1/2, और ये हो गया 48 मिनट्स, और ये टी हाफ हमें निकालना है। अब 1/64 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1/2 पावर 6, और ये 1/2 पावर 48 अपॉन टी हाफ, तो यहाँ से क्या बनेगा 6, 48 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/6, 48/6, तो आंसर आ जाएगा 8, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इज 2.5 डेज, हाफ लाइफ इसकी जो है वो है 2.5 डेज है, 2.5 है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस विल डिसइंटीग्रेट, कितने डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे मतलब खत्म हो जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये निकाल लेंगे कितने बचेंगे, कितने बचेंगे के लिए फॉर्मूला आता है n अपॉन n नॉट 1/2 पावर t अपॉन टी हाफ, तो 1/2 टी की वैल्यू कितनी 7.5 और टी हाफ की वैल्यू कितनी है 2.5, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3, तो n अपॉन n नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/8, तो ये इतने तो बचे हैं, तो डिसइंटीग्रेट कितने हो गए होंगे, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट जो हो गए होंगे वो हो गए होंगे 1 - 1/8, 1 - 1/8 यानी कि 7/8, इसका परसेंटेज निकाल लोगे, परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 87.5%, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द टिपिकल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी की रेंज होती है वो होती है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन, आंसर आ जाएगा बी। वेलोसिटी की जो रेंज होती है वो होती है 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड, ऑर्डर जो होता है इसका, तो आंसर आ जाएगा सी।
the origin of fine structure in alpha particle energy spectrum is origin of fine structure. Parent nucleides emit group of alpha particles and the residual nucleides are produces in different discrete energy levels. यही सही है. Polonium 210 emits alpha particle with kinetic energy, alpha disintegration energy. तो इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू Q A माइनस 4/A. Q का मतलब होता है अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और K का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दी है 5.3. Q हमें निकालना है. A की वैल्यू कितनी हो गई 210 माइनस 4/210. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आएगी 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन. करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा A. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जो निकाल लिए काइनेटिक गिवन है हमें, तो ये उल्टा कर दिया. तो E यानी कि के ई इक्वल्स टू क्यू ए माइनस 4/A. इस फॉर्मूला को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो my/my प्लस m अल्फा. बात वही है, कैसे भी लिख लो इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो के ई क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है 10.74 और a माइनस 4 a कितना हो गया 212 माइनस 4/212. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 10.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. रेडियोएक्टिव सैंपल एमिट्स टू ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी इन द रेशो 1:4. तो यहाँ पर रेंज जो है उसका फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल्स टू अल्फा ई पावर 3/2 और जो E है वो काइनेटिक एनर्जी है तो वो किसके बराबर होती है हाफ mv². तो E वेलोसिटी की रेंज हमें दे रखी है. रेंज इन द रेशो एनर्जी का रेशो हमें दिया है. एनर्जी का रेशो दिया है कितना 1/4. तो यहाँ से R 1/R2 ये कितना हो जाएगा E1/E2 और ये रेशो कितना है 3/2. तो ये कितना हो गया 1/4. तो R1/R2 ये हो गया 1/2 1/4 पावर 3/2. तो 1/4 को लिख दोगे आप 1/2 की पावर 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 पावर 3. तो ये कितना हो जाएगा रेशो 1/8. करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/8. नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रेडियो एक्टिव सैंपल्स, ये सेम क्वेश्चन है 1/8. द पॉजिट्रॉन डिके और द बीटा प्लस डिके. देखो बीटा माइनस डिके का मतलब होता है कि अगर आपके पास ZXA करके कोई एलिमेंट है, बीटा माइनस की बात कर रहे हैं, तो उसमें Z+1 एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट तो ये यहाँ निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो. इसमें क्या हो रहा है न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें प्रोटॉन है ना. न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन बीटा माइनस में. बीटा प्लस डिके में क्या होगा ZXA ये हो जाएगा Z-1/A और यहाँ निकलेगा न्यूट्रॉन. ये एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो. और ये जो है ये क्या निकल रहा है न्यूट्रिनो. तो यहाँ कौन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन, किस में कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन. तो बीटा प्लस डिके में हमेशा एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज होगा, बीटा माइनस डिके में एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होगा. और एक और होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर. तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है आपके पास कोई एलिमेंट का जो नंबर है वो ऐसे एलिमेंट का इस तरह से दिया है तो इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करा दिया, तो इसमें भी एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा. तो Z-1/A है ना. और यहाँ पर भी क्या निकलेगा न्यूट्रिनो. तो ये दोनों एक जैसे होते हैं. कौन से बीटा प्लस डिके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर. ये है इलेक्ट्रॉन कैप्चर. तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर और बीटा प्लस डिके लगभग सेम होते हैं, जबकि बीटा माइनस डिके जो है उसमें डिक्रीज हो जाता है इसका एटॉमिक नंबर. पॉजिट्रॉन डिके यानी कि बीटा प्लस डिके कंपीट्स विथ. तो बीटा प्लस डिके किसके साथ जैसा होता है वो किसके जैसा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर के जैसा है ना. किसके जैसा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर. हाउ डज द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ऑफ न्यूक्लियस चेंज आफ्टर बीटा माइनस. बीटा माइनस डिके के बाद जो न्यूट्रॉन है वो किसमें कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में. तो वो क्या होगा इंक्रीज होगा है ना, क्योंकि Z+1 हो जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा.